जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, आज से हमारी हिंदी की श्रृंखला का शुरुआत हो चुका है। हम लोग एक एक करके हिंदी के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इसके साथ में हिंदी के टॉपिक को कवर करने के साथ में इसकी कुछ कुछ ट्रिक देखेंगे जो हमारे पेपर में बहुत उपयोगी होने वाली है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम उसके ट्रिक भी देखेंगे। और जब आपको कॉन्सेप्ट सही रहेगा, क्लियर रहेगा, तभी आपको ट्रिक काम आने वाली है। तो कॉन्सेप्ट, उसके साथ में ट्रिक, उसके साथ में क्वेश्चन पेपर। तो हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले हम लोग एक थॉट से गुजरते हैं। क्या थॉट है? पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। क्या? पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। दोस्तों, आपको भी अपने पसीने की स्याही से अपने इरादों में जान डालनी है। आपको भी अपने सपनों को पूरा करना है दोस्तों। उसके लिए आज से अभी से भिड़ जाना है। दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं और भिड़ जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। किसके? वर्णमाला के बारे में। क्योंकि हिंदी की शुरुआत वर्णमाला से ही होती है। अभी हम वर्णमाला क्या होता है, तो हम लोग पहले एक वाक्य से गुजरते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। क्या? हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हम्म तो आपने देखा क्या, यह जो शब्द दिख रहा है आपको, यह तो एक वाक्य हो गया जिसमें विचार का प्रकट हो। हम लोग अभी वाक्य को भी देखेंगे, शब्द को भी देखेंगे और वर्ण को भी देखेंगे। तो यह क्या हो गया? एक वाक्य। जब भी कभी भाव प्रकट हो, हमें भाव पता चल जाए। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ, आपको बोलता हूँ अच्छा, मैं बोलता हूँ अच्छा, तो आप क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अच्छा है, क्या है। मैं बोलता हूँ आप अच्छे हैं, मैं बोलता हूँ आप अच्छे हैं, तो आपको बोला मैंने ना, आप अच्छे हैं। अगर मैं अच्छा बस बोल रहा था तो हो सकता था मैं किसी सामान को बोलूँ, किसी दूसरे चीज़ें के संदर्भ में बोलूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ आप अच्छे हैं, तो इसमें मेरा भाव प्रकट हो रहा है। तो यह हो गया वाक्य। उस पे हम लोग बाद में आएंगे। यहाँ पे क्यों, देखिए ये जो शब्द दिख रहा है, एक शब्द, यह शब्द हो जाता है, ये शब्द है, यह हो जाता है क्या, यह भी शब्द, यह भी शब्द, यह भी शब्द और ये भी शब्द। शब्दों से वाक्य बनते हैं। क्या? शब्दों से वाक्य बनते हैं। लेकिन ये शब्द किससे बनते हैं? अगर हम पूछे कि यह शब्द किससे बना, हिंदी जो है किससे बना, तो यह बना किससे? वर्णों से। वर्णों से। वर्णों से कैसे बना? आप अगर हिंदी को बोलेंगे तो हिंदी किससे बनेगा? हा, धन, ई, धन। देखेंगे आप इसे कैसे, इसका विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद कैसे होता है, इस टॉपिक को भी देखेंगे हम। यह टॉपिक भी क्लियर करेंगे, वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। अभी हम आधार रख रहे हैं कि कैसे ये सारी अपने उस टॉपिक को लिंक करने का आधार है ये। हा, ई, फिर बोलेंगे ये ना, द और ई। तो देखिए, इसके आप अब टुकड़े नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। यह सबसे लघुत्तम रूप हो गया। क्या? यह सबसे लघुत्तम रूप हो गया। अब इस वर्ण के आप टुकड़े नहीं कर सकते। तो आपने शब्दों के तो टुकड़े कर लिया, शब्दों के तो टुकड़े कर लिया, लेकिन आप किसके टुकड़े नहीं कर सकते? वर्णों के। तो वर्ण होता क्या है, अगर पूछा जाए कि वर्ण क्या होता है, तो वह लघुत्तम मानक ध्वनि, वह लघुत्तम मानक ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वह होता है वर्ण। जिसके और टुकड़े, देखिए लघुत्तम, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा रूप। इससे छोटा रूप हो ही नहीं सकता। आप हा को इससे छोटा रूप में नहीं लिख सकते। अब हा को कितना छोटा करेंगे? हा सबसे छोटा होता है, फिर ई छोटा होता है। ई को आप टुकड़े नहीं कर सकते, ई के, है ना। लेकिन जैसे यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ था, तो हिंदी के हमने टुकड़े किया, तभी तो इस फॉर्म में आया वो। तो इस फॉर्म में आने के लिए उसके टुकड़े किए। तो जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन अर्थपूर्ण ध्वनि होनी चाहिए। क्या? अर्थपूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम डकार लेते हैं, डकार लिए, तो वहाँ पे कोई ध्वनि आई क्या? कोई ध्वनि नहीं आई। तो अर्थपूर्ण ध्वनि होनी चाहिए और लघुत्तम होना चाहिए। तो वह लघुत्तम मानक ध्वनि
या फिर वह अर्थपूर्ण मानक ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वो सारे वर्ण कहलाते हैं। वो जितनी भी ध्वनि रहेंगी वो सारी ध्वनि वर्ण कहलाएगी। तो अगर हम वर्ण की परिभाषा लिखें, वर्ण की परिभाषा, तो लघुत्तम मानक ध्वनि, लघुत्तम मानक ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। मानक ध्वनि है ना, मानक ध्वनि की बात हो रही है यहाँ पे, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे डकार हो गया है ना, तो उन सब का तो कुछ अर्थ निकलता नहीं है, वो तो मानक होती नहीं है। तो मानक की बात हो रही है, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े टुकड़े ना किए जा सके, ना किए जा सके, वह वर्ण कहलाता है। या फिर मौखिक मानक ध्वनियों का लिखित रूप, मौखिक मानक ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब वर्ण, ये तो वर्ण तो हो गया कि हम किसे बोलेंगे, वर्ण बोलते किसे हैं, तो आप बोलेंगे अरे भाई, आ से अनार, आ से आम, आम पढ़ा है ना आपने, ई से इमली, ई से ईख, यही सब तो वर्ण है जो हमने बचपन में पढ़ा है। अनार, आम, इमली, ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, तो हमने जो बचपन में पढ़ा है वही तो है वर्ण। और उसके बाद क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, अरे भाई यही है वर्ण। हमें वर्ण में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इन्हीं चीज़ों को ही पढ़ना है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कैसे, आप देखेंगे यही है जो हमने ये वर्ण देखे हैं यहाँ पे, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो ऊन, फिर आप बोलेंगे री ऋषि है, फिर ए, ओ, औ, अंग, आहा। तो आप देखेंगे इसे कि ये जो वर्ण हैं आपको दिख रहे हैं, ये सारे वर्ण, इन्हीं का हम विभाजन देखेंगे कि कभी आप बोलेंगे कि उच्चारण काल के आधार पर कौन से स्वर होते हैं, उच्चारण काल के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया, कभी होठों की आवृत्ति के आधार पर, कभी मुख विवर के आधार पर। तो इनका जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे हम फोकस करेंगे, बाकी चीज़ें यही रहेंगी, पढ़ना इन्हीं के बारे में है, इन्हीं चीज़ों के बारे में है। क से कबूतर से लेकर ज्ञ से ज्ञानी बाबा तक ही हमें पढ़ना है। लेकिन इनके भेद जो होते हैं, इनके जैसे यहाँ पे उच्चारण काल के आधार पर, ऐसे इनका भी उच्चारण काल के आधार पर कि उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण स्थान कहाँ है, उच्चारण काल क्या है, वो सारी चीज़ों के आधार पर ही इनका भी विभाजन होगा। किसका, ये क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं, ये स्वर होते हैं। अब स्वर और व्यंजन क्या होता है, तो अगर जिसको बोलते समय हम स्वतंत्र बोल पाएंगे, स्वतंत्र बोलेंगे मतलब जो एकदम स्वतंत्र होगा, बोलता है आ ई उ, आपने एकदम स्वतंत्र बोला इसी ना, आ बोला तो आ ही आया, आ बोला तो आ ही आया है ना, और कुछ नहीं आया। ई बोला तो ई बस आया। और जो दूसरे की सहायता से बोले जाए, ये बोलता है मैं स्वतंत्र नहीं हूँ भाई, मुझ में छुपा हुआ है, मैं दूसरे के अंडर में हूँ। खा भी बोलता है मैं भी दूसरे के अंडर में हूँ, गा भी बोलता है मैं भी दूसरे के अंडर में हूँ। कैसे हैं ये दूसरे के अंडर में, कैसे, क धन आ, का देखिए उसमें छुपा हुआ है, ओ आ उसमें छुपा हुआ है। आप खा बोलिए, खा में भी देख रहे हैं आप, आ छुपा हुआ है, आ, ख, अंतिम में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो ये स्वतंत्र है ही नहीं। तो जो स्वतंत्र नहीं होंगे उन्हें ही हम बोल देंगे व्यंजन, और जो स्वतंत्र होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, स्वर। ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं होंगे उन्हें बोलेंगे व्यंजन, और जो स्वतंत्र होंगे उन्हें बोलेंगे स्वर। तो उसके बारे में और बात करेंगे आगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्या, वर्ण। तो वर्ण क्या होता है, लघुत्तम मानक ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वह होता है वर्ण। और वर्णों से ही अगर बोला जाए तो वर्णों से ही शब्द बनता है। कैसे, जैसे कि हमने अभी देखा था हिंदी, तो जो ये वर्ण रहते हैं ये वर्ण है ना, अभी हमने जो वर्ण देखे हैं ये सारे वर्ण, इन्हीं वर्णों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को, इन्हीं वर्णों के, ये जो वर्ण दिख रहे हैं इन्हीं वर्णों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को हम बोलेंगे क्या, शब्द। कैसे, जैसे हमने क्या बोला, कमल, आम बोला आपने ना, कमल, देखिए ये वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है।
तीनों के समूह से क्या बन गया, कमल। और कमल से हमें क्या पता चल रहा है, यह एक फूल के बारे में बात हो रही है। इसका एक अर्थ है, आपने बोला आम, आपने आम बोला, ये देखिए ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है ना। वर्ण देखिए, वर्ण क्या होते हैं आपको पता है, आ से अनार से लेके आह तक, और क से कबूतर से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक सारे वर्ण होते हैं। तो इनका जो समूह बना और जिसका कुछ अर्थ हो, है ना, उसका अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक फल के बारे में पता चला कि ये फल है। मैं बोलता हूँ रंजीत, रंजीत, मैंने बोला रंजीत, तो रंजीत एक नाम के बारे में पता चल रहा है कि ये नाम है ना, ये नाम के बारे में पता चल रहा है। तो जिसका कुछ अर्थ हो, है ना, वह बिना अर्थ के नहीं होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो जिसका कुछ अर्थ हो और ये वर्णों का समूह होना चाहिए, वर्णों का समूह। देखिए वर्ण तो सबसे लघुत्तम हो जाएगा, उसके तो टुकड़े आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप वर्णों के समूह से कोई शब्द बनाएंगे और जिसका कुछ अर्थ होगा, वह कहलाएगा शब्द। क्या, वह क्या कहलाएगा, शब्द। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लफ, देखिए यहाँ पे फल था, एक मान लीजिए फल एक शब्द हो गया, हमें क्या पता चला कि फल है, फल खाने वाली चीज़ होती है। अब मैं फल की जगह पे क्या कर दिया, लफ कर दिया। अब लफ, लफ तो कोई शब्द होता ही नहीं, तो इसका कुछ अर्थ है ही नहीं। ऐसे ही बोलेंगे, मान लीजिए मेजन, मेजन, है ना, मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेजन। अब मेजन एक ऐसा शब्द है जिसका कि कुछ अर्थ ही नहीं है, मेजन, मान लीजिए मैंने बोला मेजन, लफ। ऐसे आप ऐसे अनेक शब्द ले सकते हैं जिसका कि कुछ शब्द ले सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो शब्द होंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वो उनका कुछ अर्थ होता है नहीं, ये एक शब्द नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ अर्थ नहीं है। शब्द उसी को बोलते हैं जिसका कि कुछ अर्थ हो, अगर वह शब्द है तो उसका कुछ अर्थ होगा। जैसे आपने कमल बोला, आम बोला, फल बोला, रंजीत बोला, वैसे ही सारे शब्द जो भी रहेंगे उनका अर्थ होगा। जैसे आप यहाँ बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम ये शब्द का अर्थ है मानक, ये वर्णों का तो समूह है ये, लेकिन इसका अर्थ है। ध्वनि बोला आपने, ध्वनि का अर्थ है। जिसके बोला, इसका भी अर्थ है। टुकड़े बोला आपने, इसका भी अर्थ है। किए बोला, इसका भी अर्थ है। तो सबका अर्थ है। तो जो भी शब्द का अर्थ होगा, वह जिसका अर्थ होगा, वर्णों का समूह रहेगा पहला, तो क्या रहेगा वो, तो शब्दों की बात करेंगे तो वह वर्णों का समूह रहेगा, वर्णों का समूह रहेगा। पहला कंडीशन ये रहेगा, और दूसरी कंडीशन उसका अर्थ होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो वर्णों का समूह प्लस अर्थ होना चाहिए, तब वह शब्द बनेगा, तब वह शब्द बनेगा। जैसे कि हमने वर्ण में क्या देखा था, हम कभी डकार लेते हैं या जैसे जम्हाई ले रहे हैं, तो जम्हाई में क्या कोई वहाँ पे अर्थ निकलती ही नहीं, कोई वहाँ पे ध्वनि नहीं निकलती। ध्वनि निकलती है लेकिन अर्थपूर्ण ध्वनि नहीं निकलती, मानक ध्वनि नहीं निकलती। इसलिए हम लोग वहाँ पे जो ध्वनि निकलती है उसे हम लोग क्या नहीं बोलते, वर्ण नहीं बोलते। वैसे ही अगर हम जो वर्णों का समूह बनेगा, वर्णों का समूह अगर वह अर्थपूर्ण रहेगा तो उसे बोलेंगे शब्द। अगर वर्णों का समूह आप बनाएंगे और बोलेंगे और देखेंगे कि उसका अर्थ कुछ है ही नहीं और उसका अर्थ नहीं रहेगा, तो उसे हम शब्द नहीं बोलेंगे। तो अगर शब्द की बात की जाए कि शब्द क्या होता है, तो वर्णों का समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, वर्णों का समूह जिसका अर्थ होता है, वे शब्द कहलाते हैं। अब शब्द से क्या बनता है, देखिए वर्णों से, वर्ण से तो शब्द बन गया, वर्ण से शब्द बन गया। अब शब्द से क्या बनेगा, तो शब्द से बनता है क्या, वाक्य। तो जैसे कि हमने पहला उदाहरण क्या लिया था, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या देखा, हम एक शब्द हो गया, हम हमारे बारे में बात हो रही है, हमने देखा ये शब्द हो गया क्योंकि यह वर्णों का समूह है। हिंदी देखा हमने तो यह भी शब्द हो गया, हिंदी के बारे में बात हो रही है, इसका भी अर्थ है। पढ़, पढ़ भी एक अर्थ है, पढ़ का भी, और रहे का भी अर्थ है। तो ये सारे शब्द हो गए। अब जब शब्दों का समूह बने, जब शब्दों का समूह बने, शब्दों का समूह बने, संरचित समूह, है ना,
मतलब अर्थपूर्ण समूह बने और वहाँ पे हमें किसी विचार का पता चले, विचार वहाँ पे प्रकट हो, किसी भाव को प्रकट किया जा सके, किसी भाव को प्रकट किया जा सके। अगर शब्दों के समूह द्वारा किसी भाव को प्रकट किया जा सके तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वाक्य। क्या? वाक्य। अब इसे हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, अगर हम केवल सोचिए, केवल एक ही शब्द लेना है हमें, हिंदी, हम बोलते हैं हिंदी। अब आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में आपको क्या पता चल रहा है? हिंदी। यहाँ पे किसी विचार का प्रकट होना नहीं पता चला, किसी विचार को हम प्रकट नहीं कर पा रहे, हम हिंदी बस बोले। हिंदी भाई, हिंदी क्या क्या हिंदी? तो अगर हम बोल रहे हैं हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें विचार का पता चल रहा है कि हाँ भाई, हिंदी पढ़ने के बारे में बात हो रही है। हो सकता था मैं बोल सकता था यहाँ पे हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हम बोल सकते थे हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम यहाँ पे बोल सकते थे कि हम हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं। तो वहाँ पे हमारे विचार होने का पता चलता है, भाव का पता चलता है। लेकिन अगर हम केवल हिंदी को लेंगे तो वहाँ पे हमारे विचार का प्रकट नहीं चलता, भाव के होने का पता नहीं चलता। इसलिए यह केवल शब्द होगा, शब्द, यह समूह है वर्णों का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? तो जब विचार प्रकट होने का पता चलेगा तो उसे बोलेंगे वाक्य, और जब केवल वर्णों का समूह बस रहेगा तो उसे बोलेंगे हम शब्द। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कि ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई क्या होती है? ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई। तो आपको क्या पता चला? ध्वनि की जो सबसे छोटी मानक इकाई होती है वह क्या होती है? तो आपने देखा क्या होता है? वर्ण। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके आप कभी टुकड़े नहीं कर पाएंगे। तो ध्वनि की सबसे छोटी मानक, ध्वनि मतलब आवाज, तो आवाज की सबसे छोटी मानक इकाई, मानक मतलब उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है? उसका अर्थ कैसे? मतलब वह ऐसा नहीं कि आप डकार ले तो आ बोल रहे हैं तो उसका देखिए वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो मानक होना चाहिए वो चीज़ें। तो हम उसे क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। और अगर बोले कि ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक अर्थपूर्ण इकाई बोलेंगे। ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक, देखिए यहाँ पे सार्थक आ गया ना, सार्थक अर्थपूर्ण, और अर्थ भी होना चाहिए उसका, सार्थक होना चाहिए। सार्थक अर्थपूर्ण इकाई क्या होता है? सार्थक अर्थपूर्ण इकाई क्या होगा? वह होगा क्या? शब्द। देखिए, अगर आप आ बोलेंगे, का बोलेंगे तो यहाँ पे तो कोई अर्थ निकलता नहीं है। तो जब कोई अर्थ नहीं निकलता तो आप उसे क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। और अगर सबसे छोटी सार्थक, उसका अर्थ होना चाहिए। अगर हमने बोला क्या? हिंदी बोला, आम बोला, ये सभी शब्द अगर हम बोले, इन्हें बोला तो इनका कुछ अर्थ है। आम मतलब आम खाने वाले फल की बात हो रही है। हिंदी एक भाषा की बात हो रही है, तो वह क्या हो जाएगा कि हाँ भाई ये शब्द हो गए। अब बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक होगा ना, सार्थक इकाई वह क्या होगी? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो वह होगी वाक्य। क्या? वाक्य। सार्थक इकाई क्यों होगा? वाक्य, क्योंकि वाक्य से ही तो हमें विचार का पता चलता है, वाक्य से ही। और भाषा क्या है? विचारों का समूह। भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है, तो अगर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बोला जाए तो वह वाक्य होगा, और ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई बोली जाएगी तो वह शब्द होगी, और ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई मतलब यहाँ पे अर्थ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह हो जाएगा वर्ण। तो ये जो वर्णमाला होता है, क्या? वर्णमाला ये जो वर्णों का समूह होता है, वर्णमाला मतलब वर्णों का समूह।
तो वर्णों का जो समूह होता है वह किस आधार पर व्यवस्थित की जाती है, तो वह उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित की जाती है। उच्चारण के आधार पर इनकी व्यवस्था की जाती है। उच्चारण के आधार पर कैसे? हमने क्या बोला कि अगर स्वर, हमने अगर देखा क्या, व्यंजन देखा, स्वर देखा, तो स्वर देखा हमने, तो स्वर का उच्चारण किए तो स्वर एकदम स्वतंत्र थे, तो हमने इन्हें क्या किया, जो स्वतंत्र हो गए उन्हें बोल दिया स्वर, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, जो स्वतंत्र नहीं थे, ये स्वरों की सहायता से बोले जा रहे थे, उन्हें हमने क्या बोला, व्यंजन। तो उन्हें जो वर्णमाला होते हैं उन्हें उच्चारण के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो हमें आज जो पढ़ना है वह पढ़ना है स्वर। हम आज की क्लास में स्वर पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन। और स्वर में क्या पढ़ेंगे, स्वर तो होते हैं लेकिन इनकी व्यवस्था कैसे की गई है, इनके भेद कहाँ से हैं, किसके आधार पर कौन से स्वर आ रहे हैं। कभी आप देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर, कभी संधि के आधार पर, होठों की आवृत्ति के आधार पर, ये सारे तो इनका जो आधार है वहीं से तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उन सारे टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो ध्वनियाँ होती हैं, जो मानक ध्वनियाँ होती हैं, वह ध्वनियाँ निकलती कहाँ से हैं। ये जो ध्वनियाँ होती हैं वह निकलती कहाँ से हैं। तो ये देखिए, अगर यह मुख हो गया तो मुख के कौन कौन से भाग की बात हो रही है। यहाँ पे अगर ये विषय बोला जाए कि क्या होता है, तो यह होता है तालु। क्या? तालु। इसे बोलते हैं तालु। इसे बोलते हैं क्या, मूर्धा या मूर्धन्य, है ना, मूर्धा बोलते हैं इसे। और ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, यह है दांत। क्या? दांत। और यहाँ पे ये वाला जो भाग है ये है होस्ट। क्या? होठ बोलते हैं जिसे, होठ या ओष्ठ्य। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे क्या होता है, कंठ। क्या होता है, कंठ। अब हमें ये पता होता है कि हमारे अंदर श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। क्या? श्वसन तंत्र। और वही स्वर यंत्र भी होते हैं। तो जब श्वसन तंत्र में जब कंपन होता है, देखिए जब हम लोग बोलते हैं तो क्या, श्वसन तंत्र में कंपन होता है। यहाँ पे जो श्वसन तंत्र पाया जाता है वहाँ से वायु निकलती है, वहाँ पे कंपन होता है, वायु निकलती है। और जब वायु निकलती है बाहर तो वह किसी न किसी भाग से टकराती है। यह ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं, देखिए जब हवा या वायु निकलेगी, कहाँ से, श्वसन तंत्र से वायु निकलेगी। अब कभी हो सकता है वह कंठ से टकराए, जब वह कभी कंठ से टकराएगी, कभी हो सकता है वह मूर्धन्य से टकराए, कभी वह तालु से टकराएगी, कभी वह दंत से टकराएगी, कभी होष्ठ से टकराएगी। तो वह मुख के विभिन्न भागों से टकराती है। तो जिन भागों से जब वह टकराती है, क्या, वायु जब टकराती है ना, विभिन्न भागों से जब टकराती है तो वह वहाँ से क्या निकलती है, मानक ध्वनि निकलती है। वहाँ से क्या निकलती है, वहाँ से निकलती है मानक ध्वनि। देखिए आप अगर ये वायु अगर मूर्धा से टकराएगी तो कुछ ध्वनि निकलेगी, कुछ ध्वनि, वो सब हम बात करने वाले हैं आगे, ये कहाँ से ध्वनि निकलेगी। जब ये वायु तालु से टकराएगी कुछ अलग ध्वनि निकलेगी, वो मानक ध्वनि रहेगी। ठीक है, वहाँ पे डकार की बात नहीं हो रही है, डकार कोई मानक ध्वनि होती नहीं है ना। जम्हाई कोई मानक ध्वनि होती नहीं है, क्योंकि वो देखिए आप वहाँ पे तो कुछ टकराना होता ही नहीं है। तो मानक ध्वनि क्या होगा, जो जब ये वायु किसी भाग से, मुख के किसी भाग से टकराएगी, चाहे वह कंठ हो, चाहे वह दांत हो, चाहे वो ओष्ठ हो, चाहे वो तालु, तो विभिन्न प्रकार की मानक ध्वनियाँ निकलेंगी। इन्हीं मानक ध्वनियों में जो स्वतंत्र होंगी, जो मानक ध्वनियाँ स्वतंत्र होंगी उन्हें हम बोल देंगे स्वर। और इन्हीं मानक ध्वनियों में जो स्वर की सहायता से बोली जाएंगी उसे बोलेंगे व्यंजन। तो अभी इसका उद्देश्य यह था इस स्लाइड में कि जो ध्वनियाँ होती हैं वह उत्पन्न कहाँ से होती हैं। तो ध्वनियाँ उत्पन्न होती कहाँ से हैं, स्वर यंत्रों से। स्वर यंत्र से जो वायु निकलती है वो टकराती है और फिर ध्वनियाँ निकल जाती हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्वर की परिभाषा हमने क्या देखी, जो स्वतंत्र बोली जाती हैं वे मानक ध्वनियाँ जो स्वतंत्र बोली जाती हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्वर।
तो अगर पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, देखिए स्वर पे भी यहाँ पे बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। कहीं लिखा जाता है कि स्वरों की संख्या, कहीं लिखा जाता है स्वरों की संख्या तो भाई 10 है, कुछ लोग बोलते हैं स्वरों की संख्या 11 है, कुछ लोग बोलते हैं भाई स्वरों की संख्या 13 है। तो वह किस किस आधार पे है, बोला जाए वह किस किस आधार पे है, तो अगर स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर बोला जाए, क्या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बोली जाए तो वह 10 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। कौन कौन से स्वर हैं? वे हैं, आप इन्हें क्या मूल स्वर या फिर इन्हें शुद्ध स्वर भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं अगर पूछा जाए तो है आ ई उ ए ओ और औ। ये हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। देखिए कुल कितने हैं? 10 हैं। 1 2 3 4 5, 5 ये 10। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, या फिर आप इन्हें बोलेंगे मूल स्वर। मूल स्वर, उच्चारण के आधार पर मूल स्वर कितने हैं? ये मूल स्वर या शुद्ध स्वर कितने हैं? तो वे हैं 10। अब ये 11 कहाँ से आ गए? तो लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर और कामता प्रसाद गुरुजी जो हैं, कौन? कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। तो देखिए ये 10 तो सभी में रहेंगे, ये जो 10 है उच्चारण के आधार पर ये 10 सभी में रहेंगे। तो अगर लेखन के आधार पर बोला जाए, लेखन या कामता प्रसाद गुरुजी के आधार पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, तो वे हैं कितना? 11। कौन से? 10 ये हो जाएंगे और री ऋषि जुड़ जाएगा। कौन? री ऋषि जुड़ जाएगा। 10 ये और री ऋषि जुड़ गया, कुल कितने हो गए? 11। अब 13 कौन बोलते हैं भाई? तो हिंदी में जो मानक वर्णमाला होती है उसमें वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 13। तो हिंदी की मानक वर्णमाला में, हिंदी की मानक वर्णमाला के अनुसार, हिंदी की मानक वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कुल 13 है। तो देखिए 13 कौन से? ये 11 है और ये 11 और अंग आहा, अंग और आहा, ये कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 13। आप इन्हें क्या बोलते हैं? जो अंग और आहा है इन्हें कुछ लोग स्वर मानते हैं, कुछ स्वर नहीं मानते। इन्हें हम बोलते हैं क्या? स्वतंत्र आयोग वाह। क्या? स्वतंत्र आयोग वाह, आयोग वाह स्वर। तो अगर पूछा है कि स्वतंत्र आयोग वाह स्वर कौन से होते हैं, तो वे होते हैं कौन से? अंग, अंग और आहा। तो स्वतंत्र आयोग वाले स्वर कौन से हो जाएंगे? अंग और आहा। हिंदी की मानक वर्णमाला में अगर स्वरों की संख्या पूछी है तो कितने हैं? 13 है। कामता प्रसाद गुरुजी या लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 11, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। ठीक है, आपके जो भी डाउट थे अभी तक 10, 11, 13 किस आधार पे होते हैं? जिस आधार पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर लेखन के आधार पे तो 11, उच्चारण के आधार पे 10। हिंदी की मानक वर्णमाला मुख्यतः यही पूछता है, हिंदी की मानक वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो 13। स्वतंत्र आयोग वाह कुल कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? अंग और आहा। और इन्हें स्वतंत्र आयोग वाह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये व्यंजन के साथ में प्रयोग नहीं किए जाते, ये स्वतंत्र हैं, ये व्यंजन के साथ में प्रयोग नहीं किए जाएंगे। देखेंगे आप, जैसे कि को है, कोमल, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कोमल, तो देखा आपने ये व्यंजन है और व्यंजन के साथ में ओ की मात्रा लग गई। लेकिन ये जो यहाँ पे क्या है, मैं बोलता हूँ कमलह, कमला मान लीजिए, अगर एक स्वर मतलब एक शब्द हो गया कमलह, तो देखेंगे व्यंजन के साथ में प्रयोग नहीं किया गया, ये देखिए अलग से प्रयोग किया गया, अलग से। तो जब अलग प्रयोग किया जाएगा तो वह बोलेंगे क्या? स्वतंत्र। तो जो स्वतंत्र आयोग वह होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा, जिनका कि व्यंजन के साथ में प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे व्यंजन के साथ में प्रयोग किया गया है, लेकिन ये तो अलग कर दिया गया। तो जो व्यंजन के साथ में प्रयोग नहीं किया था उन्हें बोलते हैं हम स्वतंत्र आयोग वाह, और उनकी संख्या है 2। तो स्वरों की संख्या तो हमने देख ली। अब स्वरों के भेद देखते हैं कि स्वरों को किस किस आधारों पे बांटा गया है।
स्वरों को किन किन आधारों पे बांटा गया है, जहां से मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने स्वरों की संख्या देख ली, 10, 11, 13 होते हैं। अब हम इनके भेद देखते हैं। तो देखिए स्वरों के भेद, तो यहाँ पे यह क्वेश्चन नहीं पूछता कि स्वरों के भेद के आधार कितने हैं, वह क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। वह पूछता क्या है कि उच्चारण स्थान पर कौन से स्वर आएंगे, कौन से स्वर कैसे होंगे, जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर उच्चारण काल के आधार पर, उन्हें उच्चारण काल के आधार पर कि कौन से अल्पकाल के होते हैं, किसका कम समय में उच्चारण होता है, किसका दीर्घ काल तक उच्चारण होता है। तो क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा। तो अगर पूछा है कि स्वर के भेद के आधार कौन कौन से हैं मुख्यतः, तो कभी स्वर को बांटा जाता है किस आधार पे, मुख विवर या मुख का जो द्वार है वह कितना खुलता है। जब हम लोग देखिए कोई चीज़ बोलेंगे तो मुख कितना खुलता है, हमारा मुंह जो है वह कितना खुलता है, उस आधार पे कभी बांटते हैं। कभी उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान कैसे, जब भी हमने बात किसी की थी कि कुछ स्वर या व्यंजन ओष्ठ से, जब वायु ओष्ठ से टकराएगी तब, कभी ऐसा हो सकता है कि दांत से टकराए, कभी मूर्धन्य से टकराए। तो फिर जब उच्चारण स्थान उनका कहाँ रहेगा, अगर मूर्धन्य से टकराएंगे तो मूर्धन्य हो जाएगा उनका उच्चारण स्थान, अगर वह दांत से टकराएंगे तो दांत हो जाएगा उनका उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा जाता है। कभी वायु के निकलने के स्थान पर बांटा जाता है कि वायु के निकलने का स्थान कहाँ है, आधार कहाँ है। कभी कभी क्या होगा, वायु मुख से निकलेगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वायु नाक से निकले, या फिर कभी नाक और मुख दोनों जगह से निकले। तो उसके आधार पर स्वर को, व्यंजन को, है ना, अभी जैसे हम स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर को, उसके आधार पर कौन से स्वर वायु, कौन से स्वर मुख से निकलते हैं, कौन से स्वर नाक से निकलते हैं, उनके आधार पर। और कभी मात्रा के आधार पर, तो किस में मात्रा लगती है, किस में मात्रा नहीं लगती, वो आधार हो जाएगा। कभी व्युत्पत्ति की सबसे पहले उत्पत्ति कौन से स्वर की हुई है और कब कौन से स्वर की बाद में उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं। कभी उच्चारण काल के आधार पर कि कौन से स्वर की उच्चारण काल किसका कम समय के लिए रहेगा, किसका ज़्यादा समय के लिए रहेगा। और कभी होठों की आवृत्ति, किस समय हमारा होठ कौन सा आकृति बनाता है, कभी गोलाकार आकृति बनाएगा, कभी ऐसे ही लंबा, तो उसके बारे में कि हमारे होठों की आकृति कैसी है, वृत्ताकार है कि नहीं है, और वृत्ताकार नहीं है तो कौन सी आकृति है। तो उन आधारों पे स्वरों के भेद किए गए हैं। तो हम लोग अगली क्लास में ये सारे जो टॉपिक है, जो स्वर का है उसके भेद करने का जो आधार है उनको देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू।